फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला से होती है जिनका नाम नानी है। वे बताती हैं कि उन पर एक रूह का कब्जा है जिसे वे अपना भगवान मानती हैं। इसके बाद सीन बदल जाता है। हमें एक काले सफेद दृश्य दिखाई देता है जिसमें एक जंगल है। जंगल के बीच एक अजीब सा घर बना हुआ है। जैसे ही घर के अंदर जाया जाता है, हर तरफ मोमबत्तियां जलती हुई दिखाई देती हैं। यहीं पर नानी को पोजेस की हुई हालत में दिखाया जाता है। एक तस्वीर भी दिखाई जाती है जिसमें नानी और उनकी बेटी लता नजर आ रही हैं। दूसरे कमरे में एक लड़की सफेद पोशाक में मोमबत्तियों के बीच खड़ी दिखाई देती है। यह सफेद पोशाक में लदी लड़की घर के बाहर निकलती है। वहाँ एक मृत शरीर पड़ा होता है। वह उस शरीर में केरोसिन डालकर आग लगा देती है। आग लगते ही शरीर से एक आत्मा निकलकर आसमान की ओर उड़ने लगती है। ठीक इसी क्षण एक भयानक दृश्य हमारे सामने आता है। वह एक डेमन था। सीन बदलकर वर्तमान में आ जाता है। हम एक युवक को देखते हैं जिसका नाम है अदम। वह उसी जंगल में है जिसका काले सफेद दृश्य हमने पहले देखा था। अदम वहीं के एक घर में रहता है जो नानी का पुराना घर है। अदम नानी का पोता है, इसलिए वह उस घर में रह रहा है। वह अब नानी की रिकॉर्डिंग सुन रहा है। रिकॉर्डिंग सुनते हुए अचानक ही उसे भ्रम होने लगते हैं। वह अपने आप को एक अजीब घर के अंदर देखता है जहां एक मशाल जल रही है। वह अपने इन भ्रमों में इतना खो जाता है कि तभी उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। इससे वह होश में आ जाता है। अदम इन भ्रमों को अपनी कल्पना मान लेता है और फिर से जंगल के अंदर चला जाता है। उसने अपने घर के बाहर एक कैमरा लगा दिया था और फिर घर लौट आया। घर में अदम के अलावा एक और युवक भी है। उसका नाम है पितर। वह अदम का छोटा भाई है और अदम की मदद करने के लिए आया था। जब दोनों सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो पता चलता है कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। पितर कहता है कि कुछ पुर्जे खराब हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। अदम पितर की बात मानकर घर चला जाता है। इस बीच घर के अंदर पितर नानी से बात कर रहा होता है। नानी बताती है कि उसे भूलने की बीमारी है। वह तो यह भी भूल चुकी थी कि उसके पति कब गुजर गए थे। इस समय साफ हो जाता है कि नानी अपने ही पोतों अदम और पितर को भी पहचान नहीं पा रही है। जब अदम सामान लेकर बाहर निकलता है तो घर के पास एक अजीब लड़की दिखाई देती है। उसका नाम है ईवा। ईवा भी अदम को देख चुकी है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे उससे कोई काम है। अदम सिर हिलाकर नकार में जवाब देता है। ईवा वहां से चली जाती है। इसके बाद अदम और पितर अपने घर वापस आ जाते हैं। कैमरा ठीक करने के बाद पितर चला जाता है। घर में सिर्फ अदम रह जाता है। वह फिर से नानी की रिकॉर्डिंग सुनने में लग जाता है। इस बार भी रिकॉर्डिंग सुनते हुए उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। अदम सोचता है कि शायद कुत्ता बाहर जाना चाहता है। वह दरवाजा खोल देता है। दूर एक मशाल जलती हुई दिखाई देती है। इसे देखते ही अदम फिर से भ्रम में चला जाता है। इस बार उसे ऐसा लगता है कि वह मशाल के करीब जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह मशाल के बहुत करीब पहुंचता है उसका भ्रम टूट जाता है। वह वास्तविकता में वापस आ जाता है। इस बार का भ्रम उसे काफी परेशान कर देता है, इसलिए वह अपने केबिन से बाहर निकलकर टहलने लगता है। उसे जंगल आज काफी अजीब लग रहा है। वह जंगल की एक तस्वीर लेता है और घर आकर उसे कंप्यूटर पर खोल देता है। तस्वीर में कुछ भी असामान्य नहीं दिखता, फिर भी वह उस तस्वीर का प्रिंट निकाल लेता है। अगली सुबह अदम और पितर दोबारा नानी के घर जाते हैं। पितर नानी से बातें करने लगता है, लेकिन आज नानी उसे पहचान नहीं पा रही है। उन्हें भूलने की बीमारी है। बातों बातों में वे सेठ के बारे में चर्चा करने लगते हैं। नानी बताती हैं कि उन पर एक रूह का कब्जा है जिसे वे अपना भगवान मानती हैं। वह उन्हें गाइड करता है, उन्हें बातें सुनाता है और वे उन बातों को एक डायरी में लिख लेती हैं। इसी बीच अदम घर में लगी तस्वीरों को देख रहा होता है। उन तस्वीरों से उसकी पुरानी यादें जुड़ी होती हैं। बाद में पितर अपने घर चला जाता है और अदम अपने केबिन में वापस आ जाता है। उस रात अदम को अपने केबिन से बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई हल्के से कुछ बड़बड़ा रहा हो। डर कर वह दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है तो देखता है कि वहाँ ईवा खड़ी है। उसके हाथ में एक एल्बम है। एल्बम में अदम की माँ की कई पुरानी तस्वीरें हैं। माँ की तस्वीरें देखते देखते अदम को फिर से भ्रम होने लगते हैं। वह उनमें इतना खो जाता है कि जब होश में आता है तो ईवा वहां से गायब हो चुकी होती है। तस्वीरें देखते देखते उसे एक तस्वीर याद आ जाती है जो उसने कल जंगल में खींची थी। उस तस्वीर में कुछ लाल टहनियां थी। वह तस्वीर ढूंढने के लिए वह अपने केबिन में तलाशी लेता है, लेकिन वह तस्वीर अब उसे नहीं मिलती। अचानक नानी की रिकॉर्डिंग खुद ब खुद चल पड़ती है। रिकॉर्डिंग में नानी कह रही है, सेठ ने तुम्हें ढूंढ लिया है, वह तुम्हारी हर हरकत जानता है। अदम डर जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके केबिन में एक आदमी खड़ा होता है। उसके सिर पर हिरन का सिर लगा हुआ है। उसके शरीर पर जानवर की खाल लपेटी हुई है। उसके हाथ में वही तस्वीर है जिसे अदम ढूंढ रहा था। अदम घबरा जाता है। तभी रिकॉर्डिंग दोबारा बजने लगती है। सेठ तुम तक आ गया है, वह अंधेरे में तुमसे मिलेगा। तब वह आदमी अपने मुंह से हिरन का मांस ऊपर कर लेता है। उसे देखकर अदम और भी डर जाता है।
वह अपने बचाव में बंदूक उठा लेता है, लेकिन उससे पहले कि वह गोली चला पाए उसका लैंप बुझ जाता है। जब वह लैंप फिर से जलाता है तो वह आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि अदम का कुत्ता जंगल में गुम हो गया है। पितर आ जाता है और अदम के साथ उस कुत्ते को ढूंढने लगता है, लेकिन रात तक भी वे कुत्ते को नहीं पा पाते। बैठकर वे अपनी बहन के बारे में बात करने लगते हैं जो किसी अजीब तरह से गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई थी और उसके साथ क्या हुआ। नानी के अनुसार सेठ ने उसे ले लिया था। अदम कहता है कि उसे लगता है कि नानी के पति ने खुद को बलिदान कर दिया था ताकि नानी सेठ के साथ रह सके। अदम की बातें सुनकर पितर को बहुत अजीब लगता है। वह वहां से चला जाता है। अदम घर आ जाता है। अपने केबिन में वह कई लाइटें जला देता है और ईवा के दिए एल्बम को खोलकर बैठ जाता है। यह एल्बम उनके बचपन का था। इसमें अदम की जन्मदिन की एक तस्वीर भी थी। उस दिन की यादें उसके मन में जाग उठती हैं। कितना खुशनुमा था वह समय जब उसकी माँ, पिता, नानी, नाना सभी एक साथ थे और उसकी खुशी में शामिल थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सेठ ने नानी के साथ साथ अदम की माँ और उनकी बहन को भी पोजेस किया हुआ था। फ्लैशबैक में अदम की बहन उससे पूछती है, क्या सेठ तुम्हें भी पोजेस करता है? ये बात याद आते ही अदम एकदम से चौंक जाता है और होश में आ जाता है। अब उसे अपने केबिन के बाहर फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उस आवाज को चेक करने के लिए वह केबिन से बाहर निकलता है। बाहर वह ईवा को दरख्तों से बंधा हुआ देखता है। वह उसकी मदद करना चाहता है। अदम ईवा के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कि उस पर भी किसी का कब्जा हो गया हो। उसी क्षण वह ईवा का गला दबाने लगता है। ऐसा लगता है कि वह उसे मारने वाला है, लेकिन भाग्यवश ईवा के मरने से पहले ही अदम को होश आ जाता है। वह ईवा को छोड़ देता है और उसके बंधन भी खोल देता है। ईवा डर कर वहां से भाग जाती है। अदम को अब उसी जंगल में वही व्यक्ति दिखाई देता है जो पहले भी एक दिन उसके केबिन में आ चुका था, लेकिन अगला दृश्य इससे भी ज्यादा डरावना है। अदम क्या देखता है? ईवा को कोई अजीब शक्ति हवा में उठा ले जा रही है। कोई अदृश्य ताकत ईवा को आसमान की ओर ले जा रही है। ऐसा लगता है जैसे उसका बलिदान किया जा रहा हो। अपनी आंखों से यह भयानक दृश्य देखकर अदम का दिल धड़कना बंद कर देता है। वह भागकर अपने केबिन में वापस आ जाता है। केबिन के अंदर वह बेहद डरा हुआ होता है। ताकि अंधेरा न रहे वह कई मोमबत्तियां जला देता है। फिर वह अपने लैपटॉप में वही तस्वीर खोलता है जो उसने उस दिन जंगल में खींची थी। जब वह उसकी रोशनी बढ़ाकर देखता है तो उसे जंगल में कई अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अदम का मानना है कि ये चारों चीजें सेठ से जुड़ी हो सकती हैं। इस बात से अदम और भी अधिक डर जाता है। वह सोचने लगता है कि शायद सेठ के कल्ट के सदस्य अब उसे भी ले जाएंगे जैसे उन्होंने ईवा को लिया। अभी वह यही सोच ही रहा था कि अचानक उसके केबिन का दरवाजा खुल जाता है और चारों सदस्य सेठ के कल्ट के उसके केबिन में घुस आते हैं। अदम को पता है कि वे उसे लेने आए हैं। उनसे बचने के लिए वह केबिन से भाग निकलता है। पूरी रात वह भागता रहता है। भागते भागते वह जंगल के किनारे एक नदी तक पहुंच जाता है। सुबह होने वाली है लेकिन अभी भी अंधेरा है। अचानक उसे दूर कहीं एक मशाल दिखाई देती है। वही मशाल जिसके पास वह पहले भी भ्रम में गया था। जैसे पहले वह अब भी उसी मशाल की ओर बढ़ने लगता है। जब वह मशाल के पास पहुंचता है तो एकदम स्थिर हो जाता है। उसके सामने खड़ा है सेठ। पहली बार वह सेठ को देख रहा है। एक भयानक प्राणी, आदमी और बकरे का मिश्रण, अत्यंत शक्तिशाली। सेठ अपने नाखून से उसकी ओर इशारा करता है और फिर सीन बदल जाता है। काफी समय बीत चुका है। मौसम भी बदल गया है और अब पता चलता है कि अदम को उस दिन के बाद से कोई नहीं देख पाया। पितर अपने भाई के गायब होने का दोष खुद पर लेता है। वह सोचता है कि अगर वह अदम का बेहतर ख्याल रख पाता तो ये सब नहीं होता। अदम के गायब होने से पितर की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। आखिरकार उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इसी बीच हमें पहली बार देखने को मिलती है डेबोरा, उनकी बहन, जिसके बारे में हमें फिल्म के शुरू में पता चला था कि वह गायब है। वह पितर से मिलने आई है। बाद में वह नानी से भी मिलती है। वह नानी की डायरी पढ़ती है जिसमें नानी ने सेठ की बताई बातें लिखी हुई थी। वह नानी से अपनी माँ के बारे में भी पूछती है, लेकिन नानी को कुछ भी याद नहीं है। वो कुछ भी नहीं बता पाती। डेबोरा नानी से कहती है कि वह अब पितर से मिलने जा रही है। वह जानती है कि पितर की हालत काफी खराब है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वह पितर के पास है। वहाँ पितर बेहद परेशान है। आज भी वह अदम के लिए उतना ही दुखी है जितना पहले दिन था। डेबोरा उसे समझाती है कि अदम पहले ही पोजेस हो चुका था। उसे अकेले रहना ही बेहतर था, लेकिन अगर वह गायब हो गया है तो शायद सेठ ने उसे ले लिया है और अगर वह कभी वापस भी आए तो डेबोरा को लगता है कि वह अब उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। डेबोरा की बातों के बाद भी पितर के मन में सब्र नहीं आता। वह जिद करके अदम को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके हाथ में अभी भी वह तस्वीर है जिसमें वह और अदम एक साथ हैं। वह उसे देख देख कर इमोशनल हो जाता है, लेकिन कितना भी घूम ले, कितना भी तलाश ले, अदम कहीं नहीं मिलता। अदम की याद में पितर उसके केबिन में आ जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि ईवा एक कुर्सी पर बैठी हुई है, सफेद कपड़ों में, आराम से झूल रही है। लेकिन पितर अगले ही पल हैरान हो जाता है क्योंकि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है।
और वह कोई और नहीं बल्कि अदम ही है। अदम उसे कुछ सोचने का मौका भी नहीं देता। पीछे से हिरन के सींग लेकर वह पितर के पेट में घुसा देता है और उसे मार डालता है। पितर के खून के छींटे उसकी पारिवारिक तस्वीर पर भी आ जाते हैं। उसकी चीखें आसमान तक गूंज जाती हैं। अदम उसकी चीखों को बंद करने के लिए उसे आग में धकेल देता है और ऐसे ही पितर की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पितर मरता है, हम देखते हैं कि उसकी आत्मा भी निकलकर आसमान की ओर उड़ने लगती है, ठीक उन लोगों की तरह जिन्हें सेठ ने अपने लिए बलिदान कर लिया था। लेकिन कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आता है। हम जो ईवा और अदम को देख रहे थे, वे अब इंसान नहीं हैं। वे दोनों आत्माएं हैं और वे अब सेठ के लिए काम कर रहे हैं। एक और भयानक सच सामने आता है। जिस भी इंसान को सेठ ने पोजेस करवा कर मार दिया, उसकी आत्मा पर भी उसने कब्जा कर लिया और उन आत्माओं को अपने कल्ट का हिस्सा बनाकर उनसे दूसरों को पोजेस करवाकर मारने का काम करवाता है। चूंकि सेठ ने ईवा और अदम को पहले ही पोजेस कर लिया था, इसलिए मरने के बाद भी वे उसके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने पितर को मारा और अब पितर की आत्मा भी कल्ट का हिस्सा बन चुकी थी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि फिल्म के शुरू में जो सफेद कपड़ों में एक आत्मा दिखाई गई थी, वह भी सेठ के लिए ही बलिदान हुई थी। पूरे जंगल पर सेठ का राज था और जो भी उसके पास आने की कोशिश करता वह चांद जाता, जीवित नहीं लौट पाता। अब हम देखते हैं डेबोरा, जो अभी जीवित है, वह नानी के घर में है, लेकिन आज हमें नानी को सफेद कपड़ों में दिखाया जाता है। इसका मतलब वह भी आत्मा है। वह काफी समय पहले मर चुकी है और अब वह भी सेठ के कल्ट का हिस्सा है। डेबोरा देखती है कि उसकी नानी एकदम से उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। तब वह लाल टहनियां लेकर उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन अचानक उसके सामने अदम की आत्मा आ जाती है। वह डेबोरा को गले से पकड़ लेता है। इसके बाद पितर और ईवा भी वहां आ जाते हैं। तीनों मिलकर डेबोरा को जिंदा ही आग में जला देते हैं। उसकी चीखें हवा में गूंज उठती हैं और आखिरकार वह भी मर जाती है। नानी के पूरे परिवार के सदस्य मारे जा चुके हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नानी का घर दिखाया जाता है। वहां अब सभी मृतक, नानी, अदम, पितर, ईवा और यहाँ तक कि अदम का कुत्ता भी सेठ के कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं। अब वे दूसरों को पोजेस करवाकर उन्हें मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसा करने से सेठ की शक्ति बढ़ती है। और ठीक इन्हीं को दिखाते हुए यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।